नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन से तात्पर्य क्या होता है? अब तक भारतीय संविधान में कितने बार भी संशोधन किए गए हैं और उन संशोधन को किस वर्ष में किया गया और किस लिए लाया गया था, ये महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न जो आता है वह आता है ऐसा कि मैच कराने के 4 इधर दे देंगे, 4 इधर ऑप्शन दे देंगे दोनों तरफ और बोल देंगे इस तरफ दे देंगे, मान लीजिए उस संविधान संशोधन का नंबर दे देंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है कौन, और इस तरफ दे देंगे वो कौन से ईयर में है। इसलिए मैच कराने को रहेगा ऐसे। या फिर प्रश्न ऐसे अगर बहुत डीप में बनना रहेगा तो कोई कथन दे देंगे और कह देंगे ये संविधान संशोधन किससे प्रेरित था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा आईटी एक्ट लाया गया था। हाँ, अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। अभी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्रावधान लाए गए जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करती हैं और बहुत से ऐसे कर लाए गए हैं, जैसे जीएसटी लाया गया है। जिस समय संविधान बना था उस समय तो जीएसटी के बारे में कोई उल्लेख तो था नहीं। वैसे बहुत से परिस्थितियां होती हैं जो समय के साथ उत्पन्न होती हैं और वही संविधान अच्छा माना जा सकता है जो समय के साथ परिवर्तन रखता हो। इंसान वही अच्छा है जिसके अंदर लचीलता और सोचने की एक नई क्षमता हो। वैसे ही संविधान वही अच्छा है जो समय के साथ खुद को परिवर्तित करने की क्षमता रखे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जैसे मानव अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ सकता, वैसे ही संविधान को अपने बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान नम्र और अनम्र का मिश्रण है, मतलब कि जो बहुत कठोर और बहुत लचीले का मिश्रण है, ना ही बहुत कठोर ना ही बहुत लचीला। तो इसलिए यहाँ शब्द लिखा है नम्रता एवं अनम्रता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20, ये भाग याद रखिएगा, के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो भाग 20 में क्या लिखा है? भाग 20 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन कौन करेगा? संविधान संशोधन न्यायालय नहीं करेगी, संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा। और यह संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? संसद 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से होता है। ये तीनों में अलग-अलग संविधान संशोधन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि जो अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्योंकि जो संसद होती है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अब जब संविधान में ही, मतलब इस संविधान में संशोधन करना है तो किसी भी सदन से लाया जा सकता है। हालाँकि राष्ट्रपति से नहीं लाया जा सकता है कभी भी। हाँ, ये दोनों सदन मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से ही लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा या लोकसभा कहीं से कोई भी सदन से लाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब संविधान संशोधन विधेयक जो होगा वो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय माल एवं सेवा जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद को विशेष बहुमत
के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि आवश्यक है। जैसे जब जीएसटी लाया गया था, तो वो संविधान संशोधन तो था ही था, साथ ही साथ उसमें आधे से अधिक राज्य यानी कम से कम 2/3 राज्यों का कम से कम आधे से अधिक राज्यों के द्वारा विधानमंडल जो उन राज्य के विधानमंडल के रहते हैं, उनकी भी संतुष्टि या संपुष्टि की आवश्यकता होती है। संविधान के अनेक उपबंध में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। यानी संविधान के ऐसे बहुत से उपबंध हैं जिसमें संसद दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से साधारण बहुमत से ऐसे संशोधन कर सकती है। इसमें नए राज्यों के प्रवेश का गठन, नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम से परिवर्तन, राज्यों की विधान परिषद का सृजन या समापन आदि शामिल है। यानी कि जो साधारण बहुमत से पास होगा उसमें क्या-क्या है? उसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ऐसे बस आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जिसमें वर्णित है वो साधारण बहुमत से होंगे। साधारण बहुमत से तात्पर्य ये है कि उसमें भाग 20 अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये क्या-क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकते हैं नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र, सीमा या संबंधित राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन आदि शामिल है। राज्यों में विधान परिषद का सृजन कैसे होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हमने इसको कवर किया हुआ है, हमने बताया है कैसे जो राज्य होता है उसमें किस प्रकार के विधानमंडल से पारित होना चाहिए और उसके बाद संसद में कैसा क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आप बताइए। अब उसके आगे देखते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी किसी राज्य में परिवर्तन, किसी के राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों में संशोधन, ये सब जो होगा आप देखेंगे ये 368 के माध्यम से नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक उपयोग करने के लिए हम अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं करेंगे जो भाग 20 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 331 का और 331 खा तथा नवी अनुसूची जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्कर इस पे सही काम करेगा तो मैं इस पे हाँ सही कर रहा मैं इसको येलो कर देता हूँ। देखिए, अब जब जैसे संविधान बना, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। लेकिन हमारे संविधान में इतनी लोचशीलता है। मैं ये बता रहा था कि देखिए हमारा संविधान संशोधन मतलब संविधान इतना ज़्यादा लचीला और कठोर भी है। कठोरता के प्रावधान के लिए क्या है? उसमें 368 उपयोग और इतना नम्र है उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के लिए। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जब हमारा संविधान बन गया था, उसके बाद ही यह महसूस किया गया कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं। अगर सभी को संविधान का लाभ लेना है यानी कि संविधान की सब तक पहुंच होना है तो जाहिर सी बात है सर्व अंत्योदय से सर्वोदय तक का कॉन्सेप्ट उपयोग करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। तो जब उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सभी के लिए लाभ पहुंचना है तो जाहिर सी बात है भूमि का जो समान वितरण होना था वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, भूमि को कई भागों में बांट दिया गया था। उसको बांटने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। इन सब के माध्यम से क्या हुआ था, भूमि के बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं ना, वो क्या हुए थे, कई कई जमींदारों के बीच में आ गए थे, कई कई गांवों के बीच में आ गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ था, जो उस समय के अमीर जमींदार थे उनका इस पर अधिकार हो गया था। अब जब इन पे इनका अधिकार हो गया तो जाहिर सी बात है, एक जब संविधान लागू हो रहा था, जब संविधान सभी के लिए लागू हो रहा था तो ऐसे में क्या होता, कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा था। अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अमीर और ज़्यादा मतलब जिनके पास भूमि थी, उस समय अमीरी का पैमाना होता था भूमि,
वर्तमान में अमीरी का पैमाना देखा जाता है कि आपके पास कितनी लग्ज़रीज़ गाड़ी हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, हाँ? और आपके पास घर कैसा है, आपकी मतलब सोशल स्टेटस कैसा है, यह सब अमीरी का पैमाना हो गया है। तो अब जो है आय आधारित जो है वो अमीरी का पैमाना होता है। वहीं आज़ादी के समय क्या हुआ था, वो जाति के साथ-साथ हाँ, जो ज़मीन जाति और ज़मीन के आधार पर अमीरी-गरीबी तय की जाती थी। जिसकी जितनी ऊँची जाति रहती थी, वह वह वर्ण व्यवस्था में उतना अमीर और जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि रहती थी, वो आय के रूप में उतना अमीर। भले उस भूमि का मूल्य 0 हो, शून्य हो, लेकिन अमीरी होती थी या तो जो जो पैसे गिने जाते थे वो भूमि के आधार पे होते थे। तो उसी को देखते हुए हमारा प्रथम संविधान संशोधन लाया गया, जिसका नाम रखा गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसे नवीं अनुसूची कहते थे। जब संविधान लागू हुआ, तब उस समय भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। लेकिन जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें नवीं अनुसूची जोड़ा गया। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 31 में 31 का और 31 खा भी जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऐसे बहुत से संशोधन किए गए, बहुत से पार्ट्स में भारत के संविधान के बहुत से भाग में ऐसे संशोधन किए गए जो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो उन्हें ही लघु संविधान बोल दिया जाता है। याद रखिएगा, ये टर्म जो है इम्पोर्टेंट है। मैं इसको एक हाइलाइट करना चाहूँगा। देखते हैं हाइलाइट हो रहा है ये साथ में ये नवीं अनुसूची याद रखिएगा। प्रश्न में आएगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से नवीं अनुसूची जोड़ी गई, तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से नवीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल के निर्वाचित सदस्य को दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किया गया। यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन लाया गया था, वह किस लिए लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन लाया गया था कि राजनीतिक पार्टी में स्थिरता बनी रहे। कोई व्यक्ति या कोई विधेयक या कोई सांसद सिर्फ पैसों के लिए या किसी अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र में स्थित सरकार को गिरा ना सके, और साथ ही साथ कोई ऐसी सरकार ना आ सके जिसके पास धन बल के साथ साथ बाहुबल का भी ज़्यादा उपयोग हो। तो उन्हीं को धन बल और बाहुबल को रोकने के लिए ही प्रथम संविधान संशोधन लाया गया। हाँ, ये 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 में, जिसे लाया था जिस समय केंद्र में जिसकी सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी। आपको ध्यान होना चाहिए, 1985 में लाया गया। अब देखेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट आयु है। ये मतलब कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि 61वां संविधान संशोधन याद रखिए किस लिए लाया गया था, इस संविधान संशोधन, और साथ में ईयर भी याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1988 में क्या किया गया था? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आपको नहीं लगता है कि ये उस समय किया गया था जब भारत में कहते हैं युवा वर्ग का विकास हो रहा था? तो ऐसे में हो सकता है राजनीतिक पार्टी कहते हैं अपने प्रलोभन के लिए 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष कर दी गई हो, 18 वर्ष कर दी गई हो, 18 वर्ष कर दी गई हो। अब 1 मिनट वीडियो रोकेंगे। अब उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 का में 6 से लेकर, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपलब्ध करा किया गया। याद रखिएगा, ये उम्र 6 से 14 वर्ष तक। मुझे याद आ रहा है शायद यूपीएससी या यूपीपीसीएस की किसी परीक्षा में इसको 6 से लेकर 16 वर्ष लिख दिया था। तो इस तरह गड़बड़ी करते, तो ये उम्र भी याद रखिएगा, ये वर्ष भी याद रखिएगा, और साथ ही किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था और किस वर्ष में, ये वर्ष भी पूछा जा चुका है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो शायद उसमें सन 2003 या 2001 था, लेकिन ध्यान रखना ये सन 2002 में हुआ था। ऐसे याद रखिएगा कि 8 में से 6 घटाया बचा कितना? 2, तो सन 2002।
ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसे संभव लगे। मुझे लगता है ट्रिक सबसे बेकार चीज होती है कि किसी चीज को याद रखने के लिए पहले उस ट्रिक को याद रखो। उस ट्रिक को याद रखो किस लिए? कि वो उस चीज का फॉर्मूला है। ये अपने आप में बहुत बोझिल का प्रक्रिया होती है। कॉन्सेप्ट रखिए, क्लियरेंस रखिए, बस सीधा 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ऐसे याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी नहीं याद होता तो आप ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब उसके आगे देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य संख्या को अधिकतम 15% राज्यों में किंतु किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई। ये जो आप देख रहे हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 जो लाया गया, और किस लिए लाया गया था? कि जो मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट होगी। अब चलिए आप हमें ये बताइए, कैबिनेट या मंत्री शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? ये आप हमें बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए किस में लिखा हुआ है। अब देख लीजिए 91वें संविधान संशोधन को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या था। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 का था, ये किस लिए लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि पहले जो मंत्रिपरिषद एक कैबिनेट होती थी, वो संख्या में अनियंत्रित रहती थी। मतलब कभी भी किसी को भी कुछ बना दिया, मतलब कितने भी लोगों को मंत्रिपरिषद में जोड़ लिया था। ऐसे क्या होता था, जो भारत का राजस्व भार हो जाता था, जो उनके ऊपर खर्च होते हैं कैबिनेट मंत्री के ऊपर, वो सब बढ़ जाते थे। ऐसे में क्या किया गया, इसको सीमित कर, मतलब कि गवर्नेंस, मतलब कम संसाधनों में अच्छा गवर्नेंस, मतलब अच्छा सुशासन लाने के लिए क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो सीमित की गई। और सीमित की ये केंद्र के साथ साथ राज्यों के लिए भी लाया गया, क्योंकि राज्य में भी ऐसे होते थे। तो ऐसे में सीमाबद्ध किया गया कि खर्चे कम हो और काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संभव हो सके। ज्यादा से हर एक काम के लिए, अब कोई मान लीजिए जल विभाग है, अब जल विभाग के लिए अलग मंत्री बना दिए हैं, और जो भूमिगत जल के लिए अलग मंत्री बना दिए हैं, और जो नल से आए वो अलग मंत्री बना दिए। ऐसे में तीन तीन व्यक्ति बन गए जिनकी वर्क एफिशिएंसी 0 हो जाती थी, लेकिन उनके ऊपर खर्चे बढ़ जाते थे। ऐसे में इसको नियंत्रित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया, जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट में, जो मतलब कैबिनेट में जो जो मतलब जो मंत्रिपरिषद होगी, उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी? संसद का जो 15% होगी। याद रखिएगा, ये 15% का जो दायरा है, यानी कि 15% जो दायरा है, वह आप देखेंगे 2020 या 2019 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में शायद ये लिख दिया था, 20% लिख दिया था या 10% ऐसे कुछ लिख दिया था, मुझे याद नहीं है। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें आएगा, तो ये लिख दिया था। याद रखिएगा, अधिकतम 15% और कम से कम 12 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003। अब आगे देखते हैं। 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये जो आप 69 संविधान संशोधन देख रहे हैं 1991 का, ये याद रखिएगा कि 69 संविधान संशोधन 1991 जो है वो किसके लिए है? वह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने के लिए लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न में आया है। अब फिर है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब 2011 में जो सहकारी समितियां होती हैं उनको क्या दिया गया? उनको दिया गया संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित यह समितियां बहुत से कार्य करती हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इनको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न से भी ये पूछेगा, इस सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? कब मिला उनको? 2011 में मिला। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 97 संविधान संशोधन के माध्यम से मिला। अगर मार्कर चलना संभव होगा तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें कुछ संशोधन किया गया 1-2 साल पहले, जिसको संशोधन के लिए गृह मंत्री ने इसको पेश किया था बिल। अब आगे देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौता का क्रियान्वयन से संबंधित था।
यह मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था इस सरकार में, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे सीमा विवाद बहुत चलते आ, ऐसा नहीं है कोई युद्धात्मक या कोई छद्म युद्ध के माध्यम से होता था। बस ये क्षेत्र आपके में है, ये क्षेत्र मेरे में, इस तरह के विवाद हुआ करते थे। इसको सॉल्व किया गया अब बहुत ही अच्छे से, और दोनों देश की सरकारों ने बहुत सहयोग आपस में किया और इस समस्या का समाधान निकाला। तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। भारत में कौन संविधान संशोधन था? तो 100वां संविधान संशोधन था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सीमा का समझौता किया गया। आपको याद होगा, याद ही होना चाहिए कि वर्तमान में बांग्लादेश में भी आम चुनाव चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह भारत में भी आम चुनाव चलने वाले हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अगर जियोपॉलिटिक्स को देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के संबंध तभी सही रहे हैं जब शेख हसीना की पार्टी जब बांग्लादेश में सत्ता कर पे आती है, तो उनके संबंध जो है भारत के साथ अच्छे होते हैं। भारत के साथ संबंध होना अच्छा इसलिए है क्योंकि भारत जो बांग्लादेश की स्थिति आप देखेंगे, मतलब बांग्लादेश की जो स्थिति आप देखेंगे बहुत ही अ, महत्वपूर्ण है भारत के लिए। देखिए, मान लीजिए ऐसे हम रफली एक मैप बना देते हैं, कैसे? हाँ, एक मान लीजिए रफली मैप हमने ऐसे बना दिया, तो आप देखेंगे बांग्लादेश की स्थिति कुछ यहाँ आपको मिलेगी ऐसे। हाँ, उसके बाद भारत के यहाँ राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर ये सब यहाँ आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पास जो सिक्किम है, सिक्किम के पास से जो रास्ता जाता है, चिकन नेक जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी, वो जाता है, वो हमें जोड़ता है, इससे जोड़ता है, वो हमें भारत के अन्य राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। हाँ, आपको याद है 2018 में चाइना के द्वारा इस पे आक्रमण करके या तो इस पे हस्तक्षेप करने का ये रास्ता जो था सिलीगुड़ी वाला, मतलब कि चिकन नेक वाला, उसको अपनाने की कोशिश की गई थी। तो भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस रास्ते को अपने लिए सुरक्षित किया, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम पूर्व के राज्य से जुड़ते हैं। हाँ, और एक दूसरा रास्ता क्या है? हम जलमार्ग के माध्यम से जुड़ते हैं, और तीसरा जो खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है बांग्लादेश के माध्यम से हम जाते हैं। अगर सोचिए, अगर बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब हो गए तो क्या होगा? रिश्ते खराब होने का मतलब ये होगा कि जो हमारे पूर्व के राज्य हैं उनसे हम जो है नहीं मिल पाएँगे। उनसे हमारा जो जो कनेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या हो जाएगा? अवरोधक हो जाएगा। जिसके माध्यम से हमें क्या होगा? बहुत बड़ा हैवी नुकसान होगा। क्योंकि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी कहते हैं चाइना ने घात लगा के बैठा हुआ है। साथ ही मणिपुर में हिंसा हो रही है। म्यांमार में आप जानते हैं रोहिंग्यों को लेके जो बहुत ज़्यादा कंट्रोडिक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये प्राकृतिक संसाधन से बहुत ही भरे हुए हैं। आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी यूरेनियम पाया गया था। इस तरह से बहुत सी धातु पाई गई थी, जो किसी देश के वर्तमान स्थिति को बदलने, वैज्ञानिक स्थिति को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अगर हम इस देश के साथ यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारा ज़्यादा सीमा विवाद रहेगा, अगर उनसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं न कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएँगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक संविधान संशोधन किया, जिसके माध्यम से हमने सीमा विवाद को ख़त्म किया और बांग्लादेश से अपने अच्छे रिश्ते को बना लिया। इसलिए संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। मैं इसको इसलिए बताया कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि 6वां संविधान संशोधन का क्या महत्व था, ये बताना चाह रहा था। अब 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी से संबंधित है। 101 जीएसटी मतलब पैसे के लेन-देन, कर का लेन-देन, कर मतलब पैसे का लेन-देन। तो ₹101 दे दिया दान में, कहते हैं ₹101 दे दीजिए। उसी तरह याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन लाया गया किसके लिए? जीएसटी के लिए लाया गया। इसको पेश किसने किया था? इसको पेश शायद अरुण जेटली साहब ने किया था, मुझे याद आ रहा है अरुण जेटली साहब ने इसको पेश किया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, तथा 103 मतलब कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए 102वां संविधान संशोधन लाया गया 2018 में। अब आता है 103वां संविधान संशोधन, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% का आरक्षण देने संबंधित है। यानी कि जो 103वां संविधान संशोधन लाया गया था, वो किस लिए लाया गया था? वह इसलिए लाया गया था कि जो सामान्य वर्ग होता है, देखिए भारत में वर्ग विभेद चलता है। इसमें आएगा सामान्य, फिर आएगा ओबीसी,
फिर आएगा एससी, फिर आएगा एसटी आएंगे, ऐसे करके। सामान्य वर्ग में कौन आते हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सामान्य वर्ग में अक्सर आते हैं। आप देखेंगे और भी कुछ लोग मतलब सामान्य वर्ग में गिने जाते हैं। तो हुआ क्या था, जब आरक्षण की बात हो रही थी तो सामान्य वर्ग को किसी भी रूप में आरक्षण नहीं दिया गया था, तो उसमें आर्थिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें बताया गया कि आप जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य श्रेणी के लोग हैं, उनको जो है आप नौकरी और शिक्षा में 10% का आरक्षण देंगे। याद है, ये 10% का आरक्षण केवल जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आएंगे उनके लिए बनाया गया था। अब आगे बढ़ेंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे, यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। मतलब कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया, जबकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया। जबकि एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान किया गया था वह रोक दिया गया है, जिससे उनको लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333 द्वारा मनोनीत करने की व्यवस्था प्रारंभ में 70 वर्ष तक यानी 25 जनवरी 2020 तक निष्प्रभावी हो गई थी। 20 फरवरी को 2020 को ये क्या हो गया था, ये जो इनको आरक्षण मिलता था एंग्लो इंडियन को मनोनीत का, वो खत्म कर दिया गया है। अब उसके आगे देखेंगे। अब है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्य एवं संघ क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जो संशोधन द्वारा समाप्ति या परिवर्तित नहीं किए जा सकते, यानी कि कुछ ऐसे मूल बातें हैं जिनको संविधान के लिए बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि मानव के मूल अधिकार, ये जो फंडामेंटल राइट है, न्यायालय की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है। हाँ, इस तरह के जो राइट्स हैं जो संविधान के मूल भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद 1973 के में किया था। ये बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान उन्होंने कहाँ से लिया था? वह लिया था, आप देखेंगे, वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया था। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती, सही है। अब कथन का है और कारण देख, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ये सही है। और सही व्याख्या भी कर सकती है, जब लोग ही चाहेंगे संविधान के किसी भाग में संशोधन का तो वो हो सकता है, क्योंकि संविधान किसके लिए बना है? भारत के लिए बना है। भारत किससे बना है? भारत बना है भारत के नागरिक हो गए। इसलिए पहला जो अनुच्छेद आता है उसमें बोलता है इंडिया दैट इज, अंग्रेजी में है कि भारत के माध्यम, माफ करिए मुझे वाक्य याद नहीं है, मतलब वो अनुच्छेद याद नहीं है, लेकिन जब वहीं आप उद्देशिका देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखेंगे निम्नलिखित निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो आप देखेंगे वो है संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना इंपॉर्टेंट है। अब है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? वह अनुच्छेद 368 भाग 20 के द्वारा किया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उनके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो 368 भाग 20 में दी गई है। संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है, वह की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अब उसके बाद प्रश्न 6वां है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? विधेयक ला सकता है कहीं भी, लोकसभा या राज्यसभा, जहां सही लगे वहां लाया जा सकता है।
अब है भारतीय संविधान का कोई संशोधन लाने की प्रक्रम किया जा सकता है वो देखेंगे लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में नहीं होगा, ना ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब है 8वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या होगा? उसमें होगा कि विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है, तो ये तीनों ही बात जो है सही है। अब है 9वां प्रश्न, देखते हैं स्पष्टीकरण का। हाँ, सही है। हाँ, सही आ रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। वो है, आप देखेंगे कि संविधान के संघीय प्रावधान के लिए सही है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए सही, संविधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए सही है। लेकिन जब वही नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों की सीमाएं, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो तो वो साधारण बहुमत से होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 जहाँ आएगा वो सही होगा। ये देखिए, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से ही सांविधिक संशोधन संभव है? वह आप देखेंगे कि अरे, इधर दिया नहीं क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये नहीं है। 1, 2, 3 सही है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक को पुनः स्थापित द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये गलत है। यदि कोई संशोधन संविधान की संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाए तो मतलब नहीं, 2/3 से चलता है। डी वाला ऑप्शन सही है। अब है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं खा रहा है? तो मैच नहीं खा रहा, आप देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो मैच नहीं खा रहा है, ये का है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, और देखेंगे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये जो है सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे उन स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया जाता है, तब क्या होता है? तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। अब है 14वां प्रश्न, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधाइयों का उल्लेख है, ठीक है, 2 विधायों का उल्लेख है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा इसमें जो दिया है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान संशोधन के करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति लेनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया है? वह है 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से छीन लिया गया है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 368
इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे आप कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, यह सही है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में 368 संशोधन किया गया, ये भी सही है। अब एक मिनट देख लेते हैं इसमें प्रश्न कितने हैं। अगर ज़्यादा प्रश्न होंगे तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अगर 50 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए इसके लिए। अभी देखते हैं कितने मिनट हो रहे हैं, 35 मिनट हो गए हैं। तो देखते हैं कितने प्रश्न हैं। हाँ, कुल मिला के आप देखेंगे इसमें 66 प्रश्न हैं। तो 66 प्रश्न, अभी हम लोगों ने 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो बनेगा, हम सोचे जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन तो पहले वो देख ही लिया है। अब उसके आगे देखिए 16 प्रश्न 17वां देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, कब लाया गया? 1951 में लाया गया था। हाँ, संविधान के प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित किया गया, निम्नलिखित में किससे संबंधित था? वह संबंधित था कुछ राज्यों में कृषि व कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। भारतीय संविधान की नवीं सूची परिवर्तित की कब जोड़ी गई? वो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकरण द्वारा या ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा बंद करेगा या अंतर स्थापित करेगा, वो है 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये सब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक कर दे रहा हूँ, आप उस पर ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार व प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई? वह की गई 1971 में की गई। अब है एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया और एक तरफ दिया गया है कि वो तब कौन से हैं। अब 52वां संविधान संशोधन जो था वो दल बदल के लिए था, तो हमने 4 का देखा, बी सही है। अब बी में 4 कहाँ-कहाँ, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देख लेते हैं। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड के लिए लाया गया। 18वां संविधान संशोधन राज्य की पुनर्परिभाषित करने के लिए लाया गया। अब 39वां संविधान संशोधन लाया गया, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव में चुनौतियां नहीं दी जा सकती हैं, इसके लिए लाया गया 39वां संविधान संशोधन। अब उसके बाद 52वां संविधान संशोधन लाया गया। वो किस लिए लाया गया? कि दल बदल विरोध कानून में के लिए लाया गया। कब लाया गया? 1985 में लाया गया। अब एक तरफ वो परिसीमन दिया हुआ है या अधिकार दिया और संविधान संशोधन दिया गया। सीधा इसका उत्तर देखेंगे। तो देखेंगे न्यायिक न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया 38वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कब लाया किया गया? मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? वह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। अब देखिए इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। अब मतदाता की आयु 21 से हटा के 18 वर्ष कब की गई? वह की गई 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से की गई थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के माध्यम से घोषित किया गया? वो संविधान संशोधन लिखिएगा और ईयर भी लिखिएगा। और उसके आगे देखते हैं, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया कब? वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अब एक तरफ संविधान संशोधन दिए गए और उसमें किस विषय से आया था, वो मैच कराने से संबंधित प्रश्न है। तो आप देखेंगे इसको ऐसे देखते हैं ना, क्या लिखा हुआ है? 69वां संविधान संशोधन 1991 लिखा हुआ है, फिर 75वां संविधान संशोधन 1994 लिखा है, फिर 19वां संविधान संशोधन 2000 लिखा हुआ है, फिर है 83वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखा हुआ है। अब 69 जो है वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए। 83वां क्या है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, क्योंकि अनुसूचित जाति वहाँ पर कैसी है? वो बाहुल्य क्षेत्र में, मतलब बहुमत से ज़्यादा है। हुँ, हुँ। अब 75वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय किराया अधिकारों की स्थापना से है। फिर 80वां संविधान संशोधन देखेंगे 10वें वित्तीय आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। अब है एक तरफ एक एक तरफ सूची दी गई, संवैधानिक प्रावधान दिया गया और दूसरी तरफ दिया गया संवैधानिक संशोधन का क्रम दिया गया है। अब देखेंगे अनुच्छेद
19 एक गा के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार या रीतियों को बैकलॉग से भरने, अनुसूचित जातियों संबंधित ये सब दिया गया है। तो इसमें ये संविधान संशोधन दिए गए हैं, आप देखिएगा इसको। अब देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो वो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो आप देखेंगे वो जो है 42वां संविधान संशोधन संबंधित है। अब विचार कीजिए, भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा किए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन की न्यायिक पूर्वावलोकन के परे कर दिया, तो ये गलत है। भारत के संविधान के 99 संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के अखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायालय की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था, तो यह सही है। अब थोड़ा सा रुकेंगे और इसमें पानी पी लें। बोलने से क्या होता है, गला सूख जाता है, तो आवाज सही आती नहीं है और फिर मन भी विचलित होता रहता है। अब है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो वो था 99वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक घोषित कर दिया गया। विधानसभा के किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया गया है, वह लगाया गया है संविधान का 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से लगाया गया है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संसद में दल बदल विरोध प्रावधान किया गया, वह किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। संविधान का 52वां संविधान से संबंधित था, वह दल बदल संबंधित था। भारत के राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराइयों को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया, तो किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, वह किया गया 58 संविधान संशोधन 1987 के द्वारा से। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन था, तो वह आप देखेंगे 61 था, इसमें 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, तो वो बना 69 संविधान संशोधन के माध्यम से। हाँ, ये देखिए, अब है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है, वो 69 संविधान संशोधन था। अब है भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित था, किससे था, वह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित था, ये याद रखिएगा 79 संविधान संशोधन। अब उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के किया गया था, वो किया गया था 69 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अब है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है, इससे है वह आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 93 संविधान संशोधन संबंधित है। अब देखेंगे 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, वह लागू हुआ था 2010 में। हाँ,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार जो 2010 में लागू हुआ था, इसके बारे में आप पढ़िएगा। आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ नॉलेज मिलेगी, जिसमें बोला जाएगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें कितने कैसे गरीब बच्चों का दाखिला होगा, फ्री में होगा या किस माध्यम से होगा, कैसे होगा। इन सब के बारे में जो हमें सामान्यतः नॉलेज नहीं होती है, बड़े स्कूलों में एडमिशन जैसे गरीब बच्चों का कैसे कराना है, उसके बारे में पढ़िए कि इसमें बहुत से प्रावधान दिए गए हैं। अब है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A संविधान जोड़ा गया, व जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। अब उसके बाद देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकाय में बांटा गया? वो बांटा गया 89 संविधान संशोधन के माध्यम से बांटा गया। अब है संविधान, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य के प्रधानमंत्री का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो आप देखेंगे 91वां संविधान संशोधन लाया गया था। अब उसके बाद है, संविधान के इस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। वो होगा 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? वह 91वें संविधान संशोधन 15% के साथ होना चाहिए। अब है, संविधान के इस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया जाता है। वह दिया गया है आपका 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब है, देखेंगे 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से था? वह विषय था सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से संबंधित था। अब निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? वह जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(z)(j) के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशों में अधिकतम संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, 21 हो सकती है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो वह कहा करता है 101वां संविधान संशोधन, ये वाला 2016। यह प्रश्न पीसीएस में भी आ चुका है और कई परीक्षाओं में आ चुका है, याद रखिएगा। अब ये दिए हैं संविधान संशोधन और वो अनुच्छेद किससे है? तो आप देखेंगे 94 और संविधान संशोधन अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। फिर है 95 संविधान संशोधन 2009 में, ये 334 में संशोधन करता है। फिर है 96 संविधान संशोधन 2011 में जो आया था, वो 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। फिर आप देखेंगे संविधान में 103वां संविधान संशोधन लाया गया, जो अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। इसलिए जो सामान्य वर्ग से संबंधित था, जिसमें 10% आरक्षण की बात थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? वो था 105वां संविधान संशोधन था। अब आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा केस पहले आया था, कौन बाद में आया था, इसको व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे गोलकनाथवाद आया था, जो आया था 1967 में। फिर आया था केशवानंद भारतीवाद, जो आया था 1973 में। फिर आया था 24वां संविधान संशोधन, जो आया था 1971 में। और 42वां संविधान संशोधन आया था, आप देखेंगे वो आया था 1976 में आया था। अब अगला प्रश्न है 59 प्रश्न, निम्नलिखित किस वाद को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? वह किया था कि इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो संसद की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने सीमित किया
हाँ, पहली बात केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। कहाँ है? उच्चतम न्यायालय के संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। बेसिक स्ट्रक्चर से की बात आई थी। अब है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया था। कब किया था? केशवानंद भारतीवाद में किया था, जो 1973 में आया था। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें देखेंगे कि 59 प्रश्न, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो वह संसद कर सकती है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़े तब भी यह प्रश्न आया था, अभी भी यह प्रश्न आया है। अब है भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता या उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब है संविधान का कौन सा संशोधन या प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य या उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाएगा। इसका कारण कि निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो यह 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखिएगा, पढ़ लीजिए। फिर भी इसके बारे में बहुत विस्तार से जानना है तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा एक वीडियो जो एक ऐसे सर का जिनको सभी जानते हैं, जिनका नाम विकास दिव्यकीर्ति सर। हाँ, तो उन्होंने जब 370 से संबंधित एक जब अपना वीडियो डाला था वो और केशवानंद भारती संबंधित जो वीडियो डाला था वो दोनों देखिएगा। 4-4 घंटे 3-3 घंटे कैसे वीडियो है, लंबे वीडियो है, लेकिन उनको देखने के बाद आपका ये सारे जो 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 दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट में या कैसे कोई कानून आया इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। मैंने खुद ही 2 से 3 बार देखा है। लॉकडाउन के टाइम उन्होंने ये सब डाला था तो मैंने देखा था। अब 62वां प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 से लेकर 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो ये गलत है। अब मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 खा एवं गा में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघित मूल अधिकारों पर प्राथमिक संवैधानिक है। तो आप देखेंगे सी वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन ही सही है। अब है सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना? 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य के निवासी लेप्चा वर्ग से है तो ये भी सही है। तो इसमें एक और बी तीनों सही है। अब है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य दर्जा दिया गया संवैधानिक संशोधन कौन सा करके? 53वां संविधान संशोधन करके दिया गया। अब है संविधान 98 का संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 98 वाला तो वह संबंधित आप देखेंगे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित है, मतलब कि न्यायालय से संबंधित था ये 98 वाला। अब प्रश्न है कि भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था? तो उस वक्त आंसर जो था ये 98 था, जो कि सही है। अब हम 2021 तक देखेंगे तो 105 हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट अपना वीडियो में पढ़ेंगे वो राजभाषा पढ़ेंगे। तो हमारा संवैधानिक संशोधन समाप्त हुआ, अब हम राजभाषा को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव या जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसको देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।